नमस्कार, मैं ऋषभ त्रिवेदी और ये है झमाझम की पॉलिटिकल सीरीज किरदार, जहां हम आपको मिलाते हैं भारतीय राजनीति के ऐसे किरदारों से जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की राजनीति को न्यौछावर कर दिया, जो साक्षी हैं आज़ादी के बाद बनते और बदलते भारत के, जो कभी राजनीति की धार के अनुरूप बहे तो कभी धारा को चीरते हुए नए किनारे खोजे, जो हैं राष्ट्र निर्माण के अप्रतिम व्यक्तित्व, जिन्होंने देखा है भारत के 75 सालों का हर उतार चढ़ाव, जो गवाह हैं हर उस दौर के जब भारत ने पुरानी परंपराओं को तोड़कर चुनी है नई दिशा। और आज बात एक ऐसे नेता की जो बिना निकोटीन के पाइप पीता था, जिसके बारे में इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि उनके मुंह से पाइप का धुआं तो निकल सकता है मगर मेरा या कांग्रेस का कोई राज नहीं। आज बात भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की, जिन्हें सत्ता के गलियारों में लोग प्यार से प्रणब दा भी पुकारते थे। ये बात सन 1969 के बंगाल उपचुनाव की है, जहां इंदिरा गांधी की नज़र पहली बार प्रणब मुखर्जी पर पड़ी थी, जो कि उन दिनों एक निर्दलीय प्रत्याशी वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रणब के राजनीतिक कौशल को देखते हुए इंदिरा जी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि 11 दिसंबर 1935 में जन्मे प्रणब मुखर्जी के पिता कामत किंकित मुखर्जी पहले भी कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुके थे और साथ ही साथ 1952 से 1964 तक बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी थे। तो प्रणब मुखर्जी भी इस प्रस्ताव को कैसे नकार सकते थे, और इसी प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ शुरू होता है उनका राजनीतिक सफर, जिसके बाद सन 1969 में वो पहली बार राज्यसभा गए और फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे। प्रणब मुखर्जी ने जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री संभाली, जिसके बाद अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वो वित्त राज्य मंत्री के तौर पर कार्य करते रहे। इसी बीच जुलाई 1975 में वो दोबारा राज्यसभा के लिए नामित हुए और फिर दिसंबर 1975 से 1977 तक वह रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रहे। और इसी के बाद वक्त हो चला था 1980 लोकसभा चुनाव का। देश आपातकाल की भयंकर त्रासदी को भुलाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं कांग्रेस आपातकाल से पनपी जन अस्वीकार्यता को पाटने की तैयारी में थी। लोकतंत्र के चबूतरे में राजनीतिक शतरंज की बिसातें बिछ चुकी थीं और तैयारी थी तो बस प्यादों को सेट करने की। इंदिरा जी अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त थीं, तो उन्होंने ये काम अपने सबसे काबिल सिपाह सलार को सौंप दिया था। प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द ड्रामेटिक डिकेड ऑफ इंदिरा गांधीज ईयर में लिखा है कि इंदिरा जी ने उन्हें आदेशित किया था कि वो ऐसे लोगों को टिकट दें जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकें। तभी प्रणब मुखर्जी ने भी इंदिरा जी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसे इंदिरा जी ने सिरे से नकार दिया। मगर प्रणब की बहुत ज़्यादा हट करने के बाद इंदिरा जी ने उन्हें स्वीकृति दे दी। मगर हुआ वही जिसकी आशंका इंदिरा जी को पहले से ही थी। वो चुनाव तो जीत गई, मगर प्रणब मुखर्जी बोलपुर से 68,629 मतों से हार गए। जिस रोज़ चुनाव के नतीजे आए उसी रोज़ इंदिरा जी ने मुखर्जी को दिल्ली बुलाया। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि इंदिरा जी से मिलने जाते वक्त संजय गांधी ने उन्हें पहले से ही इत्तला कर दी थी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और हुआ भी वैसा ही। प्रणब बताते हैं कि वो डाइनिंग टेबल के एक छोर पर खड़े थे और इंदिरा जी उन्हें फटकार लगा रही थी। उन्होंने न सिर्फ उन्हें हठी और अनुशासनहीन कहा, बल्कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला भी कह डाला। प्रणब लगभग रोते हुए बाहर आए। के बाद मीडिया में मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाने शुरू होते हैं, जहां से प्रणब मुखर्जी का नाम नदारद था। अगले दिन 14 जनवरी को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह था। उसी वक्त आर.के. धवन प्रणब को अशोक हॉल पहुंचने को कहते हैं। ये तो तय हो ही चुका था कि इस बार प्रणब मुखर्जी मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। प्रणब अशोक हॉल पहुंचते हैं और देखते हैं कि मंत्रियों की कुर्सी के मध्य उनकी कुर्सी नदारद थी। लेकिन तभी अचानक इंदिरा गांधी की नज़र प्रणब मुखर्जी पर पड़ती है और वो एक हस्तलिखित पत्र राष्ट्रपति के सचिव को सौंप देती हैं। फिर क्या था, 10 मिनट के भीतर ही आर वेंकट रमन और पीवी नरसिम्हा राव के बीच प्रणब मुखर्जी की कुर्सी लगा दी जाती है।
यूं तो प्रणब ने अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया, मगर एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें अपनी ही पार्टी से बाहर रहना पड़ा था। इस किस्से का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक द टर्बुलेंस ईयर में किया है। ये बात सन 1984 की है, जब इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में अटकलों का माहौल गर्म था और तभी चर्चा परिचर्चा के बीच राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिसकी प्रस्तावना खुद पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी ने ही लिखी थी। मगर फिर प्रणब के एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने राजीव के कान भर दिए कि प्रणब आपकी जगह पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि प्रणब ने इस बात का बाद में खंडन भी किया और ये कहा कि मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं था। मैं जानता था कि मैं जनता के बीच में स्वीकार्य नेता नहीं हूँ। ऐसे में वही हुआ जिसकी प्रणब को आशा भी नहीं थी। पहली बार उनको कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया गया। प्रणब कुछ समय के लिए प्रदेश कार्यकारिणी में कार्य करते रहे, मगर फिर वहां से भी उन्हें अलग कर दिया गया और उनके स्थान पर उनके धुर विरोधी प्रियरंजन दास मुंशी को बिठा दिया गया। प्रणब को पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटा दिया गया था। प्रणब फिर भी शांत थे, लेकिन मामला एक इंटरव्यू ने बिगाड़ दिया, जिसमें पत्रकार पीतीश नंदी के पूछे गए सवालों के तहत उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल की तुलना करनी थी। यहाँ से सब कुछ खुलकर सामने आ गया। अप्रैल 1986 प्रणब यूपी के कद्दावर नेता कमलापत त्रिपाठी के घर पर बैठे थे। तभी कमलापत त्रिपाठी की बहू चंद्रा ने प्रणब को बताया कि आपको कांग्रेस से निकाल दिया गया है। इसके बाद प्रणब ने एक नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी बनाई, जिसे बाद में यूपी के नेता कमलापत त्रिपाठी और श्रीपत मिश्र ने ज्वाइन किया। हालांकि ये पार्टी काफी लंबे समय तक नहीं चल पाई और बाद में कांग्रेस में ही विलय हो गई। लेकिन अब प्रणब का सबसे बुरा दौर शुरू हो चुका था। प्रणब के राज्यसभाई कार्यकाल में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा था और कांग्रेस का कोई भी नेता अब उनसे मिलने तक नहीं आता था। अब प्रणब समझ चुके थे कि अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को हाथों के सहारे नहीं बल्कि पतवारों के सहारे किनारे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने याद किया अपने पुराने मित्र संतोष मोहन देव को। संतोष मोहन देव और शीला दीक्षित के कठिन परिश्रम के बाद राजीव गांधी मान गए। इसके बाद सन 1989 में राजीव गांधी चुनाव हारते हैं और सन 1991 में उनकी हत्या कर दी जाती है और केंद्र में सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव वही जो कभी प्रणब मुखर्जी के सहयोगी रहे थे, मगर फिर भी प्रणब की उम्मीदों के विपरीत राव ने उन्हें कैबिनेट में जगह न देकर नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। प्रणब ने अपने कार्यकाल में इस बात का ध्यान रखा कि वो राव के इतने नजदीक न दिखें कि गांधी परिवार से उनके मनमुटाव फिर से शुरू हो जाएं। और हुआ भी कुछ वैसा ही। किसी भी तरह का शक नहीं पनपा और जब 2004 में यूपीए की सरकार आई तो देश के रक्षा मंत्री के पद पर उन्हें काबिज होने का मौका मिला। 2006 से 2009 तक वो विदेश मंत्री के तौर पर कार्य करते रहे और 2009 से 2012 तक उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अब सोनिया गांधी को ये पता चल चुका था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनना बड़ी मुश्किल है, तो सत्ता के शीर्ष पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना जरूरी था जिसके फैसले सही भी हों और विश्वसनीय भी। 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव आ चुके थे। हालांकि इससे पहले 2007 में जब लेफ्ट पार्टीज ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना सहयोग देने की बात कही थी तो सोनिया गांधी ने इसे नकार दिया था, क्योंकि उन्हें अपने सबसे काबिल सिपहसालार की जरूरत थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। कांग्रेस का सत्ता में आना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था, जिसके चलते सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी का नाम प्रस्तावित कर दिया। तो तमाम जद्दोजहद के बाद प्रणब दा देश के प्रथम नागरिक बन चुके थे। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में उनका काम बड़ा ही शांतिपूर्ण और बड़े विवादों से अछूता रहा। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक रहे, जिन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के बल पर अपने दल का कार्य भी संभाला और राष्ट्र का भी। आखिर में चलते चलते आपके लिए एक सवाल, हमें बताइए कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। किसी भी अन्य वीडियो के लिए बने रहिए झमाझम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।